चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में अकाउंट का 4th चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन जनरली पार्टनरशिप फर्म अपना रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये कहलाता है कि जब बिजनेस में आई हुई जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज है ना, उनकी न्यू वैल्यू फाइंड करना। हमारे बिजनेस पूरे बिजनेस की नई वैल्यू फाइंड करना, तो उसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर मेरी शॉप चल रही है, पिछले जो है वो 4-5 सालों से शॉप चल रही है, अब मुझे शॉप की वैल्यू जाननी है कि जब मैंने शॉप शुरू की थी ना, तब उस वक्त मैंने चलो भाई 5 लाख से अपनी दुकान अपनी शॉप शुरू की थी। आज 3 साल बाद अब उसकी वैल्यू कितनी है, कि अब मेरे पास जितना फर्नीचर है, जितने एसेट्स पड़े हुए हैं, जितनी लायबिलिटी मुझे पे करनी है, तो उन सब मिलाकर अब मेरी वैल्यू कितनी है। तो ये फिर से पूरा काउंट करना, उसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस में रिकंस्ट्रक्शन कब किया जाता है? जनरली तब किया जाता है कि जब जितने भी पार्टनर्स हैं ना, उनका न्यू रेशियो फाइंड करना हो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना हो। भाई पहले 3 पार्टनर थे, तीनों पहले इक्वली रेशियो जो है वो डिवाइड करते थे। मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होता था वो इक्वली डिवाइड करते थे। अब अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब इक्वली डिवाइड नहीं करना है, अब एक को ज्यादा एक को कम मिलना चाहिए। बराबर ना? तो जब ऐसा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना हो, तब रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। या तो कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता हो, पहले 2 पार्टनर थे अब तीसरा पार्टनर ऐड होता हो, तो रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। या तो कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता हो या डेथ हो जाती हो उसकी, कि भाई जो पुराना पार्टनर है वो रिटायर हो गया, अब चला गया, अब 3 में से 2 ही पार्टनर बचे, तब भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। बरोबर ना? तो जनरली रिकंस्ट्रक्शन इन वजह से किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो काउंट करना हो तब, या चेंज करना हो तब, कोई नया एडमिशन होता हो या रिटायरमेंट होता हो उसके लिए। और जब रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है ना, तो सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज की तो नई वैल्यू फाइंड करते ही हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो दूसरी भी कुछ एंट्रीज करनी है जो हमें इस चैप्टर में देखना है। अब अगर एग्जाम वाइज इस चैप्टर की बात की जाए, तो इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में 3 मार्क का एक सम पूछा जाता है, और शायद कभी थियरी पूछी जाती है। बराबर ना? बाकी 3 मार्क का एक सम आता है फिक्स। और वो जो एक सम है ना, तो आपके चैप्टर में है ही 3 मेथड, 3 टाइप के सम हैं, इन 3 में से ही एक पूछे जाते हैं। एक सम आता है कि सेक्रीफाइस और गेन रेशियो फाइंड करना। 99.99% यही सम पूछा जाता है कि सेक्रीफाइस और गेन रेशियो फाइंड करना है, ऐसा इस क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे सिंपल चैप्टर है ये। दूसरा, या तो रिवैल्यूएशन एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है रिवैल्यूएशन की, या तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज पूछी जाती है। ये दोनों शायद पूछे जाते हैं, क्योंकि 3 मार्क का एक ही सम आता है, तो वो इनमें से कोई भी आ सकता है, जिसमें से भी 99.99% यही पूछा जाता है। सेक्रीफाइस और गेन रेशियो फाइंड करना, आपको क्वेश्चन में जो है वो लिखा हुआ होगा कि चलो ए बी सी 3 पार्टनर है, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो, पहले उनका रेशियो 3:2:1 था, और अब उन्हें न्यू रेशियो बनाना है 5:3:2। तो हमें इनका सेक्रीफाइस और गेन फाइंड करना है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन फाइंड कर रहा है। बरोबर? आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ ही होगा कि फाइंड सेक्रीफाइस, यहाँ लिखा होगा फाइंड गेन। तो जब भी सेक्रीफाइस फाइंड करना हो ना, तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला क्या आती है? तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला आती है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू, बरोबर? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइस मिलता है। और अगर गेन पूछे ना आपको, उसमें लिखा हुआ कि फाइंड गेन, तो गेन की फॉर्मूला आती है न्यू माइनस ओल्ड। बरोबर? गेन की फॉर्मूला क्या लिखते हैं? न्यू माइनस ओल्ड लिखते हैं। तो उसके हिसाब से ना, और सेक्रीफाइस ढूंढो कि गेन ढूंढो, दोनों से मिलता आंसर सेम ही है। जैसे मैं दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ कि चलो, ऐसा आपको दिया हुआ और क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फाइंड सेक्रीफाइस, सिर्फ सेक्रीफाइस ढूंढना है, तो हम तीनों का सेक्रीफाइस ढूंढेंगे। सेक्रीफाइस इसके हिसाब से ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले चलो ऐसे ढूंढें कि सेक्रीफाइस ऑफ ए, कि ए का सेक्रीफाइस कितना है। तो अब मैं फॉर्मूला पूरी तो नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? तो उसका ओल्ड रेशियो है 3। 3 अपॉन अपॉन में टोटल लिखते हैं ना, तो टोटल हो रहा है 6। तो ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस न्यू, तो उसका न्यू रेशियो कितना है? 5। 5 अपॉन में टोटल 10, ये टोटल 10, तो माइनस 5/10। और इसे फाइंड कर लेंगे कैसे?
एलसीएम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे कर देते हैं कि भाई 10 3 जा 30, यहाँ 6 5 जा 30 और अपॉन नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 6 10 जा 60, बराबर ना। यहाँ 10 3 जा 6 5 जा और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो 30 माइनस 30 तो वो हो जाएगा 0, 0 अपॉन 60, तो आंसर तो 0 ही रहा ना फिर, बराबर। जब सेक्रीफाइस फाइंड करते वक्त आंसर 0 में आ रहा है तो मतलब वो हुआ नो सेक्रीफाइस नो गेन, कि भाई ये जो पर्सन है ए जो है ना वो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही कोई गेन कर रहा है, कि नो सेक्रीफाइस नो गेन ऐसा ब्रैकेट में लिख देते हैं, बरोबर। अब अगर बी में फाइंड करें कि सेक्रीफाइस ऑफ बी, तो बी के सेक्रीफाइस में भी वही फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, तो उसका ओल्ड कितना है 2, 2/6, 2/6 माइनस यहाँ पर न्यू रेशियो 3, 3/10, इसमें अगर माइनस करें ना तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 10 2 जा 20, ये 6 3 जा 18 और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 60, तो ये 20 माइनस 18 2/60, भले कट ना करना हो तो ठीक है। अब सेक्रीफाइस फाइंड करते वक्त अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो उसे लिखते हैं हम लोग क्या, कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस फाइंड करते वक्त प्लस में ही अगर आंसर आए 20 माइनस 18 प्लस 2 तो वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। और वैसे ही अगर सी में फाइंड करें कि सेक्रीफाइस ऑफ सी, तो उसमें उसका ओल्ड रेशियो है 1, तो 1/6 माइनस उसका न्यू रेशियो है 2, 2/10, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 10 1 जा 10, 6 2 जा 12 और अपॉन 60, तो 10 माइनस 12 तो वो हो जाएगा -2/60। अब सेक्रीफाइस ढूंढ रहे हैं और सेक्रीफाइस ढूंढते वक्त अगर माइनस में आंसर आए ना तो वो सेक्रीफाइस नहीं, वो क्या कहलाता है, गेन कहलाता है, कि भाई इसने गेन किया, बराबर। सेक्रीफाइस ढूंढते वक्त प्लस में आंसर आए मतलब सेक्रीफाइस है, माइनस में आंसर आए मतलब गेन है, और अगर जीरो आंसर आए मतलब कोई सेक्रीफाइस कोई गेन, बराबर। कि भाई जब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं ओल्ड से न्यू तो उसमें ए को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, कोई सेक्रीफाइस कोई गेन नहीं, बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। हमने सेक्रीफाइस रेशियो से ढूंढा ना, अब अगर यही क्वेश्चन आपको गेन रेशियो से पूछते, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता कि फाइंड गेन, तो न्यू माइनस ओल्ड करते, तीनों के लिए वैसे ही न्यू माइनस ओल्ड, कि जैसे अब वैसे ही ढूंढे कि गेन ऑफ ए, आपको तो एग्जाम में कोई भी एक ही पूछेंगे दोनों नहीं, अब गेन ऑफ ए ढूंढना हो तो गेन की फॉर्मूला आती है न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू रेशियो है उसका 5, 5/10 माइनस ओल्ड, तो ओल्ड में 3/6, कैलकुलेशन करें तो ये 6 5 जा 30, 10 3 जा 30 और नीचे 60, तो यहाँ पे भी 30 माइनस 30 जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, मतलब वही होगा ना कि भाई नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन, कोई सेक्रीफाइस कोई गेन नहीं। वैसे ही अगर बी के लिए ढूंढें कि गेन ऑफ बी, तो बी में भी ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, तो उसका न्यू है 3, 3/10, 3/10 और माइनस ओल्ड है ये 2, 2/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18, 10 2 जा 20/60, तो 18 माइनस 20 -2/60। तो ये ध्यान रखो गेन फाइंड करते वक्त अगर माइनस में आ रहा है ना तो मतलब वो सेक्रीफाइस कहलाया, वो गेन नहीं कहलाया, बराबर। गेन फाइंड करते वक्त प्लस में ही आंसर आना चाहिए, अगर माइनस में आ रहा है मतलब वो सेक्रीफाइस हुआ। और वैसे ही अगर सी के लिए ढूंढें कि गेन ऑफ सी, तो उसमें न्यू है 2, 2/10 माइनस ओल्ड है 1, 1/6, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 माइनस 10 1 जा 10 और अपॉन 60, 12 माइनस 10 तो 2/60। गेन फाइंड करते वक्त अगर प्लस में ही आए तो मतलब वो गेन ही कहलाया, बरोबर ना। तो देखो आपको सेक्रीफाइस से पूछे या गेन से पूछे, दोनों में से कोई एक ही पूछेंगे आपको, तो भी आंसर तो सेम ही मिलेगा ना। आपको आखिरी में लिखना होता है सेंटेंस, सेंटेंस में लिख देना कि कौन सेक्रीफाइस कौन गेन कर रहा है।
जैसे इसमें देखो बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन सी गेन कर रहा है, ए तो नो सेक्रीफाइस नो गेन, बरोबर। भले वो गेन से भी ढूंढो तो भी देखो बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना, आंसर तो सेम ही मिलेगा ना कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है। इसमें सेक्रीफाइस में प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन, गेन में उल्टा, गेन में अगर माइनस में आया तो सेक्रीफाइस, प्लस में आया तो गेन। आंसर तो देखो दोनों में सेम ही आया ना, ए बी सी का, बरोबर ना। तो एक ये सम पूछा जाता है आपको, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो फाइंड करना। सिंपल सा, अब यहाँ ए बी सी की जगह पर कोई नाम हो या इसकी जगह पर और कोई रेशियो हो, क्या फर्क पड़ता है, सम तो वैसे का वैसे ही करना है, ठीक है। तो एक सम आपका यही पूछा जाता है, सेक्रीफाइस गेन रेशियो फाइंड करना, और दूसरे ये पूछे जाते हैं रीवैल्यूएशन एंट्रीज, तो उसे एक बार चेक कर लें हम लोग। तो अब रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करें। तो आपको पता है जब भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है ना, तो जैसे मैंने बताया बिजनेस की सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं, उनकी नई वैल्यू फाइंड करते हैं। और नई वैल्यू फाइंड करते वक्त जो भी फायदा या नुकसान होता हो ना, तो उसे मेंशन करने के लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहते हैं उसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। कि भाई कोई भी समझो एसेट है, उस एसेट में अगर इंक्रीज हुआ, पहले एसेट की वैल्यू समझो 1.5 लाख थी, उसके बाद उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई, तो इंक्रीज हुई ना, एसेट की नई वैल्यू बढ़ गई उसमें, तो ये फायदा हुआ ना, 50,000 का फायदा हुआ। तो ये जितना फायदा हुआ ना उसे मेंशन कहाँ करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेंशन करते हैं। और यहाँ जो हमें एंट्रीज करनी है ना, जर्नल एंट्रीज, वो वही रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करनी है। और इनकी जर्नल एंट्री में एक ही रूल याद रखो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी फायदा होता हो तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो, और कुछ भी नुकसान होता हो तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं वैसे ही, कि कोई भी नुकसान हो तो डेबिट में, कोई भी फायदा हो तो क्रेडिट में, बरोबर। बस इतना रूल याद रख के और हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। जैसे एक एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पर अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटीज है, उनकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब समझो पुरानी वैल्यू है, और ये रीवैल्यूएशन वैल्यू, आर वी शॉर्ट में लिखा है, रीवैल्यूएशन वैल्यू मतलब नई वैल्यू। जैसे पहले मशीनरी है, मशीनरी की बुक वैल्यू 1 लाख थी, न्यू वैल्यू हो गई 80,000, मतलब मशीन की पहले वैल्यू 1 लाख फिर 80,000 हो गई। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। कितना, 20,000 का। तो जितना फायदा या नुकसान हो उतना ही लिखना है, 1 लाख या 80,000 नहीं लिखना है, जितना फायदा नुकसान है वही हमें मेंशन करना है। तो कितना नुकसान हुआ हमें, 20,000 का नुकसान हुआ, तो वो नुकसान हो तो कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। अगर नुकसान हो तो रीवैल्यूएशन डेबिट में लिखते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री ऐसे आ जाती है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ ना तो डेबिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और क्रेडिट में क्या, तो किसका नुकसान हुआ, वो किसका हुआ, मशीनरी का, तो टू मशीनरी अकाउंट, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना नुकसान हुआ, 20,000 का, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई, बरोबर ना। सब में खाली फायदा या नुकसान देखना है, अगर फायदा होता हो तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे, नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट में लिखेंगे, बस यही एक रूल। फिर दूसरा जैसे लैंड, तो पहले वैल्यू 3 लाख की थी, अब 5 लाख की हो गई, तो 2 लाख बढ़ गए ना, 2 लाख बढ़ गए मतलब फायदा हुआ ना, ये 2 लाख का फायदा हुआ। तो अगर फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में लैंड अकाउंट लिखेंगे, जिसका फायदा हुआ वो डेबिट में, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना फायदा हुआ, तो 2 लाख, 2 लाख का उसमें फायदा हुआ, बरोबर। ये एंट्री हुई ना। फिर जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है हमारी, तो पहले 1 लाख के थे, अब 95,000 हो गए, तो फायदा के नुकसान, ये फायदा हुआ। क्रेडिटर अगर कम हो रहे हैं मतलब फायदा ना, लायबिलिटी कम होती है तो फायदा हुआ ना, ये नुकसान नहीं हुआ। भाई क्रेडिटर पहले उनको 1 लाख चुकाने थे, अब खाली 95 ही चुकाने हैं, तो 5,000 का फायदा हो गया अब। और फायदा हुआ तो इसी तरह से रीवैल्यूएशन क्रेडिट में, और डेबिट में उसका नाम, मीन्स कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बरोबर। कितना फायदा हुआ, तो 5,000 का, 5,000 का ये फायदा हुआ, बरोबर। फिर जैसा एंट्री है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000, उसमें ये तो वैल्यू आएगी नहीं,
क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब पैसे देने ही बाकी हैं, एक्सपेंस को चुकाना ही बाकी है 3000। बरोबर, याद आया भाई आखिरी में कि इतना खर्चा तो देना बाकी है, तो ये क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ ना। इतना खर्चा देना है तो क्या हुआ, नुकसान ना। यहाँ पर फायदा और नुकसान ही देखना है। 3000 एक्सपेंस के देने हैं मतलब वो नुकसान, और अगर नुकसान देना है हमें तो मतलब रीवैल्यूएशन डेबिट में, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। भाई कितने एक्सपेंस देने हैं, 3000 रुपीज। बरोबर, और ये है इनकम रिसीवेबल, मैंने शॉर्ट में लिखा है इनकम रिसीवेबल, मतलब जो इनकम मिलना बाकी है 2000, ये इनकम मिलना बाकी है, तो ये क्या हुआ, फायदा हुआ ना। इनकम मिलेगी ना हमें 2000 की, तो ये 2000 का फायदा। और अगर फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में, डेबिट में लिखेंगे इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बराबर, कितना फायदा हुआ, तो 2000 का। बराबर, तो ये एंट्रीज हो गई हमारी, ये रीवैल्यूएशन एंट्रीज हो गई, ठीक है ना। ऐसे आपको एंट्रीज, अगर 3 मार्क के सम में तो ऑलमोस्ट चलो सेक्रीफाइस गेन रेशियो ही पूछते हैं, लेकिन अगर 1 मार्क की थियरी कभी पूछे ना एमसीक्यू में या 1 मार्क में, तो उसमें ये एंट्रीज पूछी जाती है रीवैल्यूएशन की, तो इसे माइंड में रखना ज़रूर कि भाई रीवैल्यूएशन का सिंपल सा रूल, फायदा होता हो तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखो, अगर नुकसान होता हो तो रीवैल्यूएशन डेबिट में लिखो, ठीक है। तो ये जैसे एक एंट्री हुई, तो उसके बाद ये भी एंट्री देखें, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज, और उसके बाद आती है ये डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज मीन्स क्या, कि जब भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है ना, तब बिजनेस में आखिरी में जो भी रिजर्व्स बचे हुए हो, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी बचा हुआ हो, तो उसे पार्टनर्स को बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो एंट्रीज करनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज। और इनमें भी एक ही रूल याद रखो कि अगर बिजनेस का कुछ फायदा, प्रॉफिट या रिजर्व वगैरह कुछ बचा हुआ है ना, तो वो पार्टनर्स को क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर्स को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिट में। अगर कुछ भी फायदा, प्रॉफिट या रिजर्व कुछ भी बचा हुआ हो तो। और अगर बिजनेस का कुछ भी लॉस बचा हुआ है, लॉस है अगर, बराबर, या नुकसान है कोई भी, तो उसे पार्टनर्स को डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बरोबर, पार्टनर्स को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेबिट में। और कौन से अकाउंट में, तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सीधा सा रूल याद रखना है इसमें भी, वही रिवैल्यूएशन की तरह ही, कि अगर नुकसान होता हो, नुकसान बांटना है, तो पार्टनर्स को डेबिट साइड पे बांटो, और अगर फायदा बांटना है तो पार्टनर्स को क्रेडिट साइड पे बांटो। बरोबर, और वो भी बांटना कैसे, हमेशा ओल्ड रेशियो में। कैसे बांटते हैं, हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, न्यू रेशियो में नहीं बांटते। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमेशा ओल्ड रेशियो में। जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि ए बी दो पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो 2:1 है और न्यू रेशियो 1:1। बराबर, इसमें न्यू रेशियो का काम ही नहीं है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब उसमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 18,000, बराबर। रिजर्व फंड दिया हुआ है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया हुआ है, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें दी गई है, और इसको जो है वो हमें बांटना है, एक एक करके बांटते हैं। सीधा रूल फिर से बोल रहा हूँ कि अगर नुकसान है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड पे बांटो, फायदा है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे बांटो। जैसे पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस कहलाता है। डेबिट बैलेंस क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है, मतलब नुकसान है। नुकसान है तो कहाँ बांटना है, दोनों पार्टनर्स के डेबिट में। दोनों पार्टनर्स के डेबिट में बांटना है ना, मतलब उसको ऐसे लिखते हैं कि दोनों पार्टनर्स का नाम डेबिट में लिखते हैं, कि एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, बराबर ना। ए कैपिटल और करंट, कैपिटल या करंट दोनों ही लिख देते हैं भाई, जिसमें बांटना हो। यहाँ पूरा अकाउंट तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, बराबर। ए कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और टू, टू क्या बांटना है वो लिखें कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमें बांटना है, बराबर। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 18,000 है, और ये 18,000 यहाँ दोनों को बांट देना है हमें, बराबर ना। और कैसे बांटना है, 2:1 में।
2:1, तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट तो करना आता है ना। 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो इसको मिलेगा 12,000 और इसको मिलेगा 6,000। बराबर। फिर से बोल रहा हूँ, नुकसान है तो इन दोनों को डेबिट में लिखकर बांट देंगे, पार्टनर्स के डेबिट में बांटेंगे। फिर जैसे दूसरा है रिजर्व फंड 27,000। रिजर्व फायदा होता है, कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट हो तो उसे क्रेडिट में बांटते हैं। मतलब अगर रिजर्व बांटना है ना तो पार्टनर्स का नाम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, और डेबिट में लिखेंगे यही रिजर्व फंड, कि रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और करंट अकाउंट एंड टू बी कैपिटल और करंट अकाउंट। बराबर। तो रिजर्व फंड अकाउंट कितना है, 27,000 है, तो 27,000 को ए और बी में बांट दें। कैसे, ओल्ड रेशियो 2:1 में। तो 2:1 में इसको बांट दिया जाए तो इसको मिलेगा 18,000 और इसको मिलेगा 9,000। बराबर। ये रिजर्व था तो हमने क्रेडिट में बांटा ना, लॉस हो तो डेबिट में, रिजर्व या बेनिफिट हो तो क्रेडिट में। फिर जैसे ये है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड 33,000। अब इसे नहीं बांटते, प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं बांटते, ये रिजर्व नहीं है, ये लायबिलिटी है। प्रॉफिट शेयरिंग फंड मतलब वर्कर्स को अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देना है, तो ये रिजर्व थोड़ी है, हमने साइड में थोड़ी रखा है, ये कंपलसरी अपने प्रॉफिट में से निकाल के वर्कर्स को देने हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो लायबिलिटी हुई, और लायबिलिटी बांटते नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। बराबर, ये नहीं बांटा जाएगा। और कभी अगर याद करने हो कौन सी चीज़ बांटनी है कौन सी चीज़ नहीं बांटनी है, तो आपके टेक्स्ट बुक में है ना, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 127 और 128 उस पर पूरा मेंशन किया हुआ है कौन सी चीज़ें बांटी जाती है और कौन सी चीज़ नहीं बांटी जाती, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किसका नहीं होता। वैसे तो है ये जनरल बात है कि भाई कोई भी रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई भी लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, है तो ये जनरल बात है। लेकिन अगर फिर भी न ध्यान रहता हो तो आपकी टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 127 और 128, एक बार वो रीड कर लेना। ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये नहीं बांटेंगे, मतलब इसकी एंट्री करेंगे ही नहीं। फिर वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 21,000, हाँ इसे बांटते हैं कि एक्सीडेंट के लिए हमने अलग करके रखे थे कि अगर कोई वर्कर को एक्सीडेंट हुआ ना तो हम लोग पैसे देंगे, तो उसका फंड उसका रिजर्व करके रखा था। ये रिजर्व है, लायबिलिटी नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़, एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि क्लेम ऑफ 6,000, क्लेम ऑफ 6,000 मतलब शायद कोई वर्कर को एक्सीडेंट हुआ होगा और उसको 6,000 देने हैं, हमने साइड में करके रखे थे एक्सीडेंट के लिए ही ना, तो शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसे 6,000 देने हैं। तो इसका मतलब जब बांटेंगे ना तो 21,000 पूरे नहीं बांटेंगे, उसमें से 6,000 कट करके बाकी के 15,000 15,000 बांटेंगे। बराबर। अगर ये एडजस्टमेंट ना होता तो ये पूरा बांट देते हैं हम लोग, लेकिन अगर मेंशन है उसमें कि हाँ भाई एक्सीडेंट के 6,000 रुपये वर्कर्स को देने हैं तो बाकी जितने बचे 15,000 तो उसे बांट देंगे। और ये रिजर्व है, तो रिजर्व कहाँ बांटते हैं, क्रेडिट में ही, तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट में बांटेंगे, मतलब पार्टनर्स का नाम क्रेडिट में लिखेंगे और डेबिट में यही लिखेंगे कि वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखना, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट एंड टू बी कैपिटल और करंट अकाउंट। बराबर। तो यहाँ पर कंपेंसेशन फंड कितना है, 21,000 नहीं, उसमें से 6,000 देने हैं, तो 6,000 अगर कट कर दें तो बाकी के बांटने हैं हमें सिर्फ 15,000, और ये 15,000 2:1 में बांट देंगे, तो 2:1 में दोनों को मिल जाएगा, एक को 10,000 और एक को 5,000। बराबर। तो ये हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज भी हो गई ना। बराबर ना, इसका भी ये रूल ध्यान रखना। तो देखो इस चैप्टर में है ये सिर्फ 3 चीज़ें, तो ये तीनों चीज़ों की एक एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, आपके टेक्स्ट बुक के सम्स देख लेना फिर इसमें, और फिर उसके बाद जो चैप्टर्स के रिवीजन होंगे वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।